हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, टुडे आई केम अप विद वेरी ब्यूटीफुल एंड fascinating story, Granny's Fabulous Kitchen, which is written by children's favorite author Ruskin Bond. फ्रेंड्स, इस कहानी में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर रस्टी है, जो कि एक छोटा सा लड़का है, वही कोई 12-13 साल का. यह कहानी का कथावाचक है. दूसरा कैरेक्टर रस्टी की दादी हैं, जिनका नाम मे है. तीसरा कैरेक्टर मोहन है, जो कि रस्टी के यहाँ जो गार्डनर है उसका बेटा है. चौथा कैरेक्टर अंकल केन, रस्टी के चाचा और दादी जी के भतीजे, जो बेरोजगार थे. एमिली अंकल केन की बहन, जो लखनऊ में एक स्कूल की हेडमास्टर थी. मिस लेसिली एक महिला जो देहरा के शॉपिंग सेंटर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी. तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है. रस्टी कहता है, दादी जब भी कभी वनीला या चॉकलेट वाली मिठाई बनाती तो वे मुझसे कहती, थोड़ी माली के बेटे मोहन को भी दे आओ. मोहन के लिए तंदूरी बत्तख या चिकन करी ले जाने की कोई तुक न था, क्योंकि माली के घर में मांस मछली कोई नहीं खाता था. मगर मोहन को मिठाई बहुत अच्छी लगती थी, खासकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, जिनमें खूब ढेर सारा दूध और चीनी रहती थी. और फिर दादी के हाथ से बनी अंग्रेजी मिठाई वह बड़े ही चाव से खाता था. अक्सर हम कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ जाते थे. मिठाई, पेपरमिंट या लसलसी कोई चिपचिपी टॉफी के चटकारे लेते रहते थे. कटहल हम खा नहीं सकते थे. हाँ, उसकी सब्जी या अचार जरूर बनता था, तो वो हम शौक से खाते थे. मगर कटहल के पेड़ पर चढ़ना हमें बहुत ही अच्छा लगता था. मुझे कुछ बड़े अद्भुत जीव भी उस पेड़ पर दिखे, जैसे गिलहरियां, फल खाने वाले चमगादड़ और हरे सुंदर सुंदर तोते के जोड़े. गिलहरियां हमसे हिल मिल गई थीं और जल्दी ही हमारे हाथों से चीज लेकर खाने लगी थीं. इन्हें भी दादी की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत ही अच्छी लगती थी. एक नन्ही गिलहरी तो मेरी जेब में भी घुस गई थी, खोजबीन करती कि कहीं मैंने कोई चीज छुपा तो नहीं रखी है. मोहन और मैं दोनों बगीचे में लगभग हर पेड़ पर चढ़ जाते थे. और यदि हमें दादी ढूंढने निकलती तो पहले आगे वाले बरामदे में से और फिर घर के बगल वाले रसोई भंडार से और अंत में घर की दूसरी तरफ बाथरूम वाली खिड़की से हमें पुकारा करती. वहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और जब हम दादी को कोई जवाब न देते तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि हम किस पेड़ पर बैठे हैं. कभी कभी होता था कि जिस पेड़ पर हम बैठे होते थे हमारे तो हमारे कुछ पाले हुए कुत्ते भौंकने लगते थे, और वह हमारा भेद भी बता दिया करते थे. जब पेड़ों पर फल बटोरने का मौसम आता तो यह काम मोहन को सौंपा जाता था. आम, लीची गर्मियों में पककर तैयार होते थे. उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में होता था, सो मैं फल बटोरने के काम में हाथ नहीं बटा सकता था. पपीता जाड़ों में पकता था, मगर पपीते के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तना पतला और लचीला होता है. पपीते के पेड़ से फल तोड़ने के लिए हम लंबी लकड़ी लगाकर फल गिराते थे और धरती पर गिरने से पहले उसे लपक लेते थे. मोहन अचार वगैरह डालने में दादी की मदद किया करता था. दादी के अचारों की बड़ी ही धूम मची थी. तेल में तैयार किया गया आम का अचार देखकर तो हर किसी की लार टपकने लगती थी. नींबू का तीखा अचार भी लोगों को बहुत लुभाता था. इसी तरह शलजम, गाजर, फूलगोभी, मिर्ची और दूसरे फलों
सब्जियों के अचार डालने में दादी उतनी ही निपुण थी। जलकुंभी से लेकर कटहल तक, मतलब यह कि किसी भी चीज के अचार डालने की कला में दादी माहिर थी। केन अंकल को अचार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं दादी से हमेशा ढेर सारा अचार डालने का आग्रह करता था। मीठी चटनी और सॉस वगैरह मुझे ज्यादा पसंद थे, मगर मैं अचार भी शौक से खाता था। यहाँ तक कि मिर्च मसाले वाले तीखे अचार भी मुझे अच्छे लगते थे। एक बार जाड़े के मौसम में जब दादी के पास पैसों की थोड़ी कमी हुई, तो मैंने और मोहन ने घर घर जाकर उनके अचार बेचे। हालांकि दादी हर किस्म के लोगों और पालतू जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती थी, मगर वह कोई धनी स्त्री नहीं थी। मकान तो दादाजी उनके लिए जरूर छोड़ गए थे, मगर बैंक में रुपया ज्यादा नहीं था। आम की फसल से हर साल उन्हें खासी आमदनी हो जाया करती थी और रेलवे से थोड़ी पेंशन भी मिलती थी। दादाजी इस सदी के शुरू में पहले पहल देहरादून तक रेलवे लाइन लाने में मदद करने वाले अग्रणी लोगों में से थे। मगर इसके अलावा दादी की आमदनी का और कोई साधन नहीं था। अब जब मैं कभी इस बारे में सोचता हूँ तो देखता हूँ कि उन दिनों का भोजन निराला क्यों लगता था। बस एक आध चीज रहती थी उसमें, और उसके साथ कोई मिष्ठान होता था। यह दादी की पाक कला का ही कमाल था कि साधारण सा भोजन भी दावत का मजा देता था। दादी के अचार ले जाकर बेचने में मुझे कोई संकोच नहीं था, बल्कि इसमें तो ही मजा आता था। मोहन और मैं अचार की बोतलें, शीशियां टोकरियों में भरकर घर से निकल जाते थे और घर घर जाकर उन्हें बेचा करते थे। सड़क के उस पार रहने वाले मेजर क्लार्क हमारे पहले ग्राहक थे। मेजर क्लार्क के बाल लाल लाल से थे और आंखें चमकीली नीली, और वह हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। उसमें क्या है रस्टी? उन्होंने पूछा। जी अचार। अचार तुम खुद डालते हो? जी नहीं, मेरी दादी डालती हैं। हम बेचने आए हैं। इन्हें बेचकर हम क्रिसमस पर टर्की खरीदेंगे। मिसेस बॉन्ड के अचार? वाह, अच्छा है। पहले मेरा ही घर पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी टोकरी आनन फानन में खाली हो जाएगी। बेटे, तुम्हारी दादी से अच्छा अचार कोई नहीं डाल सकता। यह बात मैं पहले भी कहता था और आज फिर से कहता हूँ। इस दुनिया में जहाँ बढ़िया और लजीज भोजन बनाने वालों की वैसी ही बेहद कमी है, तुम्हारी दादी तो समझो ऊपर वाले का वरदान है। मेरी पत्नी बाजार गई है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से बातचीत कर सकता हूँ। समझे कुछ? अच्छा, क्या क्या है इस वक्त तुम्हारे पास? जरूर मिर्ची का अचार भी होगा तुम्हारे पास। तुम्हारी दादी जानती हैं, मिर्ची का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी टोकरी में अगर मिर्ची का अचार ना हुआ तो मुझे बहुत खराब लगेगा। वास्तव में टोकरी में लाल मिर्ची के अचार की 3 शीशियां थीं। मेजर क्लार्क ने तीनों ही शीशियां खरीद लीं। वहां से चलकर हम मिस केल्नर के घर गए। मिस केल्नर मिर्च मसाले वाली चीजें कतई पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके हाथ अचार बेचने की बात करना ही व्यर्थ था। मगर मिस केल्नर ने एक शीशी सिरके वाला अदरक खरीद लिया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक दी। जब कभी मैं मिस केल्नर से मिलने जाता था, वह मुझे प्रार्थना पुस्तक अवश्य देती थी, और यह पुस्तक हमेशा वैसी ही होती थी। आगे सड़क पर डॉक्टर दत्त रहते थे, जो अस्पताल के इंचार्ज थे। उन्होंने नींबू के अचार की कई शीशियां खरीदी। बोले कि नींबू का अचार उनके जिगर के लिए बड़ा फायदेमंद है। सड़क के सिरे पर मोटर गैराज के मालिक मिस्टर हरी रहते थे, जो नई कारें बेचते थे। उन्होंने सिरके वाले प्याज की 2 शीशियां
खरीदी और विनयपूर्वक कहा कि अगले महीने हम उन्हें 2 शीशियां और दे जाएं। वापस घर पहुंचते पहुंचते हमारी टोकरी अक्सर खाली हो चुकी होती थी और दादी की हथेली पर हम जाकर 20-30 रुपए रख देते थे। उन दिनों इतने रुपए में टर्की आ जाती थी। केन अंकल क्रिसमस तक हमारे घर पर ही रहे और ज्यादातर टर्की उन्हीं के पेट में गई। अब तो नौकरी कर ले तू, दादी ने एक दिन केन अंकल से कहा। देहरादून में नौकरियां कहाँ रखी हैं? केन अंकल झींकते हुए बोले। क्या कहता है? तूने कभी नौकरी भी ढूंढी है या नहीं? तू क्या हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? क्या कहता है? तूने कभी कोई नौकरी ढूंढी ही नहीं? तू क्या हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? तेरी बहन एमिली लखनऊ में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, उसके पास चला जा। उसने पहले भी कहा था कि वह तुझे अपनी डॉर्मेट्री का कामकाज देखने की नौकरी दे सकती है। छी छी, केन अंकल बोले। ईमानदारी की तो बात यह है आंटी कि आप भी नहीं चाहोगी कि मैं डॉर्मेट्री जैसे काम करूं, जहां पर 30-50 बवाली बच्चों के साथ मैं सिर ना खपा पाऊंगा। बवाली? ये क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रहो, केन अंकल बोले। दादी बोली, बवाली का मतलब है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है? मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। इससे अच्छा सीधे हम सनकी ही क्यों ना कह दें। हमारे पास एक सनकी क्रेजी है और केन अंकल भी सनकी हैं। केन अंकल ने मेरा कान उमीठा। दादी बोली, तेरे केन अंकल सनकी नहीं हैं। खबरदार जो ऐसी बात कभी मुंह से निकाली। हाँ, थोड़ा आलसी जरूर है ये और थोड़ा झक्की भी है। मैंने कहा, सुनते हैं, झक्की भी हैं। कौन कहता है कि मैं झक्की हूँ? केन अंकल क्रोधित होकर के बोले। मिस लेस्ली कहती हैं। मैंने झूठ-मूठ ही उनका नाम ले लिया था। मैं जानता था कि केन अंकल मिस लेल्सी पर मुग्ध हैं, जो देहरादून के फैशनेबल बाजार में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, केन अंकल बोले। फिर भी कब मिली मिस लेल्सी तुमसे? पिछले हफ्ते ही हमने उसे पुदीने की चटनी की शीशी बेची थी। मैंने मिस लेल्सी से कहा कि केन काका को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, पर वह कहने लगी, यह चटनी तो मैंने मिस्टर हाउफ्टन के लिए खरीदी है, जो मुझे कल सिनेमा दिखाने ले जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।